हेलो स्टूडेंट, आज हमारा थर्ड लेक्चर है 11 साइंस का। चैप्टर 1 हम ले रहे हैं और नाम है उसका सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और इसमें हम देखने वाले हैं आज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। तो 1803 में डाल्टन ने अपनी केमिकल फिलोसॉफी में ये बताया कि कोई भी मैटर है, इट कंसिस्ट ओनली इंडिविजुअल एटम, वो कोई इंडिविजुअल एटम को कंसिस्ट करता होगा। ऑल एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट्स हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। हर एक एलिमेंट है जिसमें जो एटम होगा उसकी कोई आइडेंटिकल प्रॉपर्टी होगी और आइडेंटिकल मास होगा। थर्ड में कहा है कि कंपाउंड्स आर फॉर्म व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ फिक्स रेशियो। कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, इसमें जो एटम यूज होते हैं, जो एलिमेंट्स यूज होते हैं, तो वो एलिमेंट का कोई स्पेसिफिक रेशियो होगा, कोई फिक्स रेशियो से वो कंबाइन होता होगा। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं H2O का मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, टू मॉलिक्यूल ऑफ टू एटम ऑफ हाइड्रोजन के है और एक ऑक्सीजन का होगा, तो उसका रेशियो होगा 2:1। तो जो कंपाउंड, जो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है वो 2:1 रेशियो से फॉर्मेशन होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर H2O का मॉलिक्यूल बनाता है। फोर्थ में ये कहा केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, दिस आर नाइदर क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। फोर्थ में ये कहा है कि केमिकल रिएक्शन है, इसमें रीऑर्गेनाइजेशन का भी इन्वॉल्वमेंट है। इसका मतलब है कोई भी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम फिर से स्टार्टिंग मटेरियल में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट को ब्रेक करके स्टार्टिंग मॉलिक्यूल फिर से बना सकते हैं और स्टार्टिंग मटेरियल को मिक्स करके फिर से प्रोडक्ट बन सकती है। ये लो आपने देखा था, इस टाइप का लो है कि दी mass never produce or not destroy but it can be converted into one form to another form। इस टाइप का लो है, this can neither created nor destroyed in a chemical reaction। ये कभी इसका प्रोडक्शन नहीं होता और क्रिएशन नहीं होता, या तो डिस्ट्रॉय नहीं होता, पर उसका एक कन्वर्जन, एक मोइटी में से दूसरी मोइटी में उसका कन्वर्जन होता है। तो लास्ट में बताया है कि डाल्टन एटॉमिक थियरी, इसकी लिमिटेशन क्या है। इट कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन कैसे होता है, वो जो लॉ है वो एक्सप्लेन कर पाती है, पर गैसियस वॉल्यूम का जो लॉ है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती। तो ये इसकी लिमिटेशन है। लास्ट में उसने कहा इट कुड नॉट प्रोवाइड द रीजन ऑफ कंबाइनिंग ऑफ एटम। जो एटम का कॉम्बिनेशन होता है उसका रीजन नहीं बता पाती, तो ये इसका लिमिटेशन है, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास में आपने अपने प्रीवियस क्लास में देखा है। एटॉमिक मास थोड़ा सा पता होगा आइसोटोप के बारे में, तो ज्यादा इसमें नहीं देखेंगे, पर शुरुआत कैसे हुई, इसकी स्टार्टिंग कैसे हुआ वो देखते हैं। एटॉमिक मास, इसकी जो हिस्ट्री है वो हम देखते हैं। द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम is actually very very small because atoms are very small। एटॉमिक मास होगा वो स्मॉल होगा, क्योंकि एटम स्मॉल होता है तो ऑब्वियस है उसका मास स्मॉल होगा। 19th सेंचुरी में साइंटिस्ट could determine the mass of relative to another elements। 19th सेंचुरी में क्या हुआ, साइंटिस्ट है वो डिटरमाइन कर सके, मास की कैलकुलेशन कर पाए। कोई भी एक एलिमेंट को उसने स्टैंडर्ड लिया, सबसे पहले उसने हाइड्रोजन को लिया और हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड लेकर बाकी के जो एलिमेंट है उसकी कैलकुलेशन करी। काफी सारे रिसर्च हो रहे थे, इसमें एक दूसरा ऐसा हुआ कि 12C को स्टैंडर्ड लिया। 12C, कार्बन 12, ये इसको छोड़ के पहले हम हाइड्रोजन की बात करते हैं कि हाइड्रोजन को क्यों स्टैंडर्ड लिया था। हाइड्रोजन का मास कम था, सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट था, एटम था, इसलिए क्या करा, हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड लिया। और हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड लिया, उसको
उसका जो मास है उसको बोल दिया 1 है, बाकी का जो एलिमेंट है उसकी कंपैरिजन में इसका एटॉमिक मास होगा वो 1 होगा। और पीरियोडिक टेबल बनाया तो जो भी मास की कैलकुलेशन करी और एटॉमिक मास रखा वो हाइड्रोजन की कंपेयर में रखा। बाद में काफी सारे रिसर्च होते थे, तो 1961 में एक साइंटिस्ट ने ऐसा बताया कि कार्बन है, कार्बन 12 है, उसको हम स्टैंडर्ड लेकर कोई भी एलिमेंट हो उसका मास की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो उसने क्या करा कि कार्बन का पहले तो मॉलिक्यूलर मास निकाला, एटॉमिक मास निकाला। तो एटॉमिक मास निकाल के बाद में जो मास मिला उसमें से उसका 12 पार्ट करा। 12 पार्ट में से एक पार्ट की जो वैल्यू थी वो अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि ये जो वैल्यू थी उसको स्टैंडर्ड माना और उसको बोल दिया कि ये वैल्यू है वो स्टैंडर्ड है, और इसकी कैलकुलेशन हम बाकी के जो एलिमेंट है इसके लिए करेंगे, उसको स्टैंडर्ड रखकर करेंगे और उसको बोल दिया 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो पहले ये थियरी देख लेते हैं। हियर कार्बन 12 is one of the isotope of carbon and can be represented as 12C. In this system, 12C is assigned a mass of exactly 12 atomic mass unit, and masses of all other atoms are given relative to this standard. 12C को स्टैंडर्ड ले लिया और बाकी के जो एलिमेंट है, बाकी के जो एटम है उसकी कैलकुलेशन करी, उसका जो एटॉमिक मास है उसकी कैलकुलेशन करी। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कैसे कैलकुलेशन होती है। यहाँ पे देखो 1 एटॉमिक मास यूनिट कैसे डिफाइन करा है वो देखते हैं। 1 एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज मास एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12। एटॉमिक मास यूनिट उसको इस तरह से डिफाइन करा जाता है कि 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन एटम्स, उसकी जो वैल्यू होगी, मैंने कहा था कि मॉलिक्यूलर मास निकाला कार्बन का और उसका 12 पार्ट करा और 12 पार्ट में से एक पार्ट को लिया और उसकी वैल्यू निकाली, तो वो वैल्यू आई 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 और उसको बोल दिया 1 एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट बोल दिया और उसकी वैल्यू ले ली 1 और इसकी कंपैरिजन में बाकी के एलिमेंट की कैलकुलेशन करी। बाकी के एलिमेंट की कैलकुलेशन मीन्स बाकी के जो एलिमेंट है वो उसका जो मॉलिक्यूलर मास है उसको निकाला। तो सबसे पहले हाइड्रोजन का निकाला। हाइड्रोजन का मास, एक एटम का मास है वो 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 है। तो ये जो मेथड है एटॉमिक मास यूनिट से हम हाइड्रोजन का एटम का मास निकालते हैं वो एप्रोप्रिएट है कि नहीं वो देखने के लिए एक फॉर्मूला है, यूनिटरी मेथड है। इसको बोल दिया है यूनिटरी मेथड के कोई एक एटम होगा, सपोज हाइड्रोजन का एक एटम है, उसकी वैल्यू कितनी आती है 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 है। तो उसको हम डिवाइड करेंगे 1 AMU की जो वैल्यू हमें मिली है, कार्बन की जो वैल्यू है 1 पार्ट की, उसका जो मास है उसकी 1 पार्ट की वैल्यू है 1 MU 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 है, उससे हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हमें वैल्यू जो मिलनी चाहिए वो कितनी मिलनी चाहिए 1 मिलनी चाहिए, पर यहाँ पे हमें मिली कितनी 1.0078 मिली। इसका मतलब है वो काफी नियर अबाउट है, 1 के काफी करीब है, तो ये अप्रोप्रिएट वैल्यू है। ये हाइड्रोजन की निकाली, ऐसे हम ऑक्सीजन की भी निकाल सकते हैं। तो ऑक्सीजन की हमें मिली 15.995 जो हमने पहले डिसाइड करी थी कि ऑक्सीजन की इतनी होनी चाहिए, तो इतनी यहाँ पे मिलती है। ऐसे सब एलिमेंट की कैलकुलेशन करी तो हमें सबकी वैल्यू अप्रोप्रिएट मिलती थी, इसलिए कार्बन 12 को स्टैंडर्ड लिया और सबकी कैलकुलेशन ऐसे करके पीरियोडिक टेबल में मॉलिक्यूलर मास जो है एटॉमिक मास है वो बाद में रख दिया। तो यहाँ पे लास्ट में कहा है कि AMU को हमें U से रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट टाइम जो भी कैलकुलेशन करेंगे इसमें एटॉमिक मास नहीं लिखेंगे पर U से रिप्रेजेंट करेंगे, उसको हम बोलते हैं यूनिफाइड मास। तो ये तो पहले का था, 19th सेंचुरी का था और 1961 का था। तो अभी तो हम क्या कर रहे हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल है, रिसर्च लैब में तो ऐसा ही होता है, कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते होंगे, ये तो डायरेक्ट निकल जाता है मास स्पेक्ट्रो
स्टोइकोमेट्री की एक टेक्निक है, मास इंस्ट्रूमेंट है, उसमें हम डायरेक्ट कंपाउंड को इंसर्शन करते हैं और विद इन हाफ एन आवर में हमें एटॉमिक मास एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर वेट हमें मिल जाता है। तो ये सब थियरी कैसे आई, मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करा है पीरियोडिक टेबल में, जो भी एलिमेंट है, मे भी आपके माइंड में क्वेश्चन होंगे ही। तो ये सबका आंसर है 11th में, आपको यही देखना है। नेक्स्ट देखते हैं एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट पर किसका, आइसोटोप का एटॉमिक मास यूनिट कैसे निकालेंगे। यहाँ पे लिखा है एवरेज एटॉमिक मास यूनिट। एवरेज क्यों बोला है, क्योंकि आइसोटोप है, इसका एटॉमिक मास तो होगा ही, पर इंडिविजुअल आइसोटोप का होगा। तो कोई एक एटम, हमें कोई एक एटम का लेना है तो वो तो हमारे पास है ही, पर हमें पता नहीं है कि ये कार्बन जो हमारे पास है, सपोज हमारे पास मीथेन गैस है, तो उसमें कौन सा वाला कार्बन ज्यादा होगा। ऑलमोस्ट तो 12C ही होता है, क्योंकि हमें जो नेचर में मिलता है 12C, वो सबसे ज्यादा अमाउंट 99% हमें मिलता है। रिलेटिव अबेंडेंस मीन्स ये परसेंटेज वैल्यू है, सबसे ज्यादा अबेंडेंस, सबसे ज्यादा ज्यादा पार्ट, सबसे ज्यादा परसेंटेज हमें मिलता है वो कार्बन 12 का मिलता है। बाद में जो मिलता है वो हमें 13C का मिलता है, वो है 1.10, और बाद में लास्ट में रेयर अमाउंट में हमें मिलता है 14C का, वो है 2 इंटू 10⁻10, और उसका मोलिकुलर वेट सबका यहाँ पे एटॉमिक मास यहाँ पे दिखाया है। तो इसका एवरेज हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे रिलेटिव एबेंडेंस की वैल्यू दी है, ये वैल्यू हमेशा परसेंटेज में होगी, तो इसको हमें पहले परसेंटेज यहाँ इसमें से निकालना होगा। तो हमें इसकी जो वैल्यू है एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेशन करना है, तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, उसको डिवाइड 100 से करके जो वैल्यू आती है वो हमें लेनी पड़ेगी। तो इसको हम 12C में जो वैल्यू दी है 99.892, उसको हम 100 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे हमें मिलते हैं 0.98892 इंटू एटॉमिक मास ऑफ 12C। तो यहाँ पे इसका जो एटॉमिक मास है वो 12 यूनिफाइड है। इसको हम 100 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे हमें मिलता है 0.01108, और उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे उसका जो मास है उससे, और बाद में ये जो रेयर अमाउंट में है, रेयर अमाउंट मीन्स 14C है, वो रेयर अमाउंट में मिलता है, इसलिए ये 2 इंटू 10⁻10 रिलेटिव एमिनेंस है, और उसको हम 100 से डिवाइड करेंगे तो -12 आ जाएगा यहाँ पे, और उसका जो मास है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हमें सबकी मल्टीप्लाई करके सबका जो समेशन है वो हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे एटॉमिक मास आता है 12.011 यूनिफाइड मास। तो ऐसे ही आप काफी सारे आइसोटोप है एलिमेंट के, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, आप निकाल सकते हैं। तो निकाल कर देखना, सबका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो एग्जैक्ट आएगा। तो आज के लेक्चर में ही इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे फॉर्मूला मास, और सम है काफी परसेंटेज वाला, वो देखेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।